देखो, आप सब लोग नेचुरल फार्मिंग, हम लोग केमिकल फार्मिंग को छोड़ करके नेचुरल फार्मिंग में शिफ्ट होना चाहते हैं। और मैं चाहता हूं पूरा देश के समस्त 14 करोड़ किसान केमिकल फार्मिंग को छोड़ करके नेचुरल फार्मिंग में शिफ्ट हो जाएं। यही मेरे देश की नीतियां चाहती हैं, लेकिन ये हो नहीं पा रहा है क्योंकि किसान करने वाला कौन है? किसान। कराने वाला कौन है? एक सिस्टम किसान को ये बताए कि यस, केमिकल फार्मिंग बहुत डेंजरस है और आपको आने वाली पीढ़ियों के उज्जवल भविष्य के लिए नेचुरल फार्मिंग करनी पड़ेगी। और मैं वचन देता हूँ कि आपकी आज जो हैसियत है अर्थ के नज़रिए से, वो हैसियत आगे चल के बढ़ने वाली है, घटेगी नहीं, बढ़ेगी। अगर आपने नेचुरल फार्मिंग के सत्य को ठीक से समझा तो आपकी इनकम बढ़ेगी। लेकिन ये जो सिस्टम है, सिस्टम में 99% लोग सरकार के दबाव में नेचुरल फार्मिंग की बात जगह जगह के प्लेटफार्म पर बोलते हैं, लेकिन बाय हार्ट वो चाहते हैं कि ये नेचुरल फार्मिंग देश का किसान ना करे और ना कर पाए। क्यों? क्योंकि जिनको ये टास्क दिया गया है कि देश के किसानों को प्राकृतिक खेती कराइए, करिए, सिखाइए, अब चूंकि नौकरी करने वाले हैं, सिस्टम में हैं, इसलिए वो ऐसा बोलते हैं कि आपको करना चाहिए। लेकिन बाय हार्ट वो चाहते हैं कि ये संभव ना हो, ये किसान ना करें। क्योंकि अगर किसान देश का ये जान गया तो फिर मेरा ये जो धंधा चल रहा था किसानों के साथ, पेस्टिसाइड का, फर्टिलाइज़र का, एग्रीकल्चर इक्विपमेंट का, ड्रोन का, कंसोर्सिया का, नाना प्रकार के धंधे हैं, वो धंधे मेरे बंद हो जाएंगे। मैं क्या करूँगा? लेकिन सरकार बोलती करो तो वो करते हैं। और इस नेचुरल फार्मिंग का वो मॉडल आपके सामने प्रस्तुत करते हैं जिससे आप 2 कदम आगे ना बढ़ सकें। और वो खुद भी डराते हैं। देखो भाई, 1 एकड़ से शुरू करो, अपने लिए ही शुरू करो। अरे 10 एकड़ ज़मीन में 9 एकड़ वैसे करो, अपने लिए ऐसे करो। तो मैं फिर पूछता हूँ कि यदि केमिकल का भोजन डेंजरस है तो किसान से एक अपराध और क्यों करा रहे हो कि तुम अपने लिए शुद्ध उगाओ और जो बाजार में बेचो अशुद्ध बेचो, यानी तुम स्वस्थ रहो, दुनिया को मार दो। मैं विनोद कुमार चांद क्या कहता हूँ कि आपके पास 10 एकड़ ज़मीन है, 50 एकड़ ज़मीन है, 100 एकड़ ज़मीन है, जो मैं आज आपको क्लास में बताऊंगा, अगर आपको बिल्कुल समझ में आ गया तो आप 100 एकड़ खेती में करो। मैं वचन देता हूं कि 1% भी यील्ड गिरेगी नहीं, 10% बढ़ने की उम्मीद है। लेकिन क्या? अंडरस्टैंडिंग। हमें नेचुरल फार्मिंग की एक बार सही समझ तो आ जाए, तो उस विषय में मैं बोल रहा हूं। अब सही समझ क्या? मैंने यहाँ लिखा है नेचुरल फार्मिंग में हमको भूमि की उर्वरता बढ़ाना है। हम कैसे सॉइल की फर्टिलिटी को इम्प्रूव कर सकें। चूँकि कृषि विज्ञान में कहते हैं कि किसी भी विषय के क्रमबद्ध ज्ञान को विज्ञान कहते हैं। तो कृषि में सबसे पहला विषय क्या है? क्रम। पहला सॉइल है, पहला ज़मीन है कि एग्रीकल्चर कौन करेगा? जिसके पास ज़मीन होगी। अब लैंडलेस व्यक्ति अगर ऑर्गेनिक फार्मिंग सीख रहा है तो क्या करेगा बेचारा? तो जिसके पास ज़मीन नहीं है तो ना तो केमिकल फार्मिंग करता था और ना वो ऑर्गेनिक फार्मिंग करेगा, क्योंकि ज़मीन ही नहीं। लेकिन ऑर्गेनिक फार्मिंग कौन करेगा? जिसके पास ज़मीन है। अब प्रश्न उठता है कि अभी मुझे केमिकल फार्मिंग क्यों करनी पड़ रही है? 2 विषय हैं। मुझे ऑर्गेनिक फार्मिंग करनी है, मुझे नेचुरल फार्मिंग करनी है,
तो ठीक है, करनी है। तो उसके पहले ये देखो कि अभी आप केमिकल फार्मिंग कर रहे हो, तो केमिकल फार्मिंग से क्या तकलीफ है आपको? करिए ना केमिकल फार्मिंग। तो पहले केमिकल फार्मिंग बंद क्यों करनी है तो समझिए आप। तो केमिकल फार्मिंग इसलिए बंद करनी है कि केमिकल फार्मिंग करने से किसान जो फसलें बोता है उसका कास्ट ऑफ कल्टीवेशन बहुत बढ़ गया है, उसकी फसलों की उत्पादन लागत बहुत बढ़ गई है। तो उत्पादन लागत हमको कम करना है। अगला क्या करना है? ये जो मैं आज उगा रहा हूं और फिर उसको खा रहा हूं, तो उसकी वजह से ढेर सारी बीमारियां बढ़ गई हैं मनुष्य में। तो अब मैं चाहता हूं कि आने वाली पीढ़ियां बीमार पैदा ना हों। और क्या है कि केमिकल फार्मिंग करने से मैंने प्रकृति की संपूर्ण व्यवस्था को नष्ट किया है, बर्बाद किया है। जैसे जमीन की फर्टिलिटी को मैंने खराब किया। मैंने लिखा है ना, भूमि की उर्वरता बढ़ाना। अगर ये बढ़ी हुई होती तो बढ़ाने का विषय क्या था? यानी भूमि की उर्वरता खराब हो चुकी है, तो इसलिए मुझे ठीक करना है। तो प्रकृति की जो चूरें थीं वो हिल गई हैं, उनको ठीक करना। तो केमिकल फार्मिंग से धरती बंजर हो रही है, केमिकल फार्मिंग से बायोडाइवर्सिटी नष्ट हो रही है, केमिकल फार्मिंग से लागत बढ़ रही है, केमिकल फार्मिंग से हमारे अंदर बीमारियां बढ़ रही हैं। तो इनसे मुक्ति पाने के लिए हमको नेचुरल फार्मिंग करनी है, राइट? विषय है क्यों करनी है? क्योंकि इससे मेरा जीवन सुरक्षित है, मेरे बच्चों का जीवन सुरक्षित है। और रासायनिक खेती में मैं स्पष्ट देख रहा हूं, न वर्तमान मेरा जीवन सुरक्षित है और बच्चों का तो जीवन बचेगा ही कि नहीं बचेगा, उनको तो ये समझ लीजिए मौत ही सामने खड़ी। तो इसलिए बच्चों की खुशियों के लिए मुझे नेचुरल फार्मिंग करनी है। अब जैसे लोग तैयार होते हैं नेचुरल फार्मिंग करनी, तो लोग डराते हैं, क्या? अरे नहीं, ये संभव ही नहीं है, कैसे संभव होगी, इतनी आबादी बढ़ गई है और आप समझ नहीं रहे यार। 50 के दशक में तो हम दूसरे देशों पर निर्भर थे और अब हम नेचुरल फार्मिंग करेंगे तो हम बर्बाद हो जाएंगे, मैं भूख से मर जाऊंगा। ये सारे के सारे लोग एग्रीकल्चर मतलब केमिकल फर्टिलाइजर, केमिकल पेस्टिसाइड के दलाल। डंके जो कहता है नेचुरल फार्मिंग इम्पॉसिबल नहीं हो सकती, देश भूखों मर जाएगा, ऐसा देश में कोई नेता बोले या कोई वैज्ञानिक बोले, कोई अधिकारी बोले, तो मैं विनोद कुमार साहब डंके की चोट पे कहता हूं वो दलाल है। क्यों? हम 17वीं शताब्दी में केमिकल फार्मिंग नहीं कर रहे थे, तब भारत दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था में गिना जाता था। हम सोने की चिड़िया थे, हम पुरोहित राष्ट्र थे, हम दुनिया का 34% खाद्यान्न केवल भारत पैदा करता था। तब दुनिया में कोई एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी नहीं थी। इसलिए समझना, मैं विश्वास दिलाता हूँ कि नेचुरल फार्मिंग ही एक विकल्प है जिंदा रहने का। मानव सभ्यता धरती पर बनी रहे, इसके लिए एक उपाय है नेचुरल फार्म, राइट? तो अब नेचुरल फार्मिंग का लक्ष्य क्या है? भूमि की उर्वरता को बढ़ाना। उर्वरता जिसको हम कहते हैं फर्टिलिटी, अंग्रेजी में ये उर्वरता या फर्टिलिटी क्या है? तो सुनना, यहां पर एक शब्द लिखा मैंने, ह्यूमस। ह्यूमस सॉइल में एक पदार्थ है ह्यूमस। ह्यूमस खेती का गवर्नर है। ह्यूमस संपूर्ण खेती को गवर्न करने वाला है। अगर ह्यूमस सफिशिएंट है तो खेती में किसी वैज्ञानिक को, किसी नेता को और आपको कुछ भी नहीं करना। खेती स्वयं होती है, बस एक छोटा सा मैनेजमेंट सीखना है कि हमको खेती में क्या बोना, क्यों बोना। बस हमको खेती में अपने परिवार की ज़रूरतों के हिसाब से फसलें बोना। और अभी मैं क्या कर रहा हूँ?
हम बाजार के हिसाब से फसल बोते हैं। मैं अपने परिवार की ज़रूरतों का ख्याल, मैं गन्ना केवल बोता हूँ, फिर गेहूँ, चावल, दाल, तेल, सब्जी सब खरीद के लाता हूँ। कोई किसान केवल आलू बोता है, फिर वो गुड़, दाल, तेल, सब्जी सब लाता है। कोई किसान केवल कपास बोता है, अब कपास तो खा नहीं सकता, तो समस्त चीज़ें बाजार से लाता है। तो खेती करने में निवेश भी बाजार से लाए और फिर अपने खाने के लिए समस्त सामग्रियां भी बाजार से लाए। और बाजार बहुत गंदा है, बाजार एक धंधा है जो सारी चीज़ें मिलावटी बेचता है, क्योंकि प्रॉफिट के लिए। बाजार आपके स्वास्थ्य के लिए चावल, दाल, आटा नहीं बेचता। बाजार अपने फायदे के लिए आटा, दाल, चावल का व्यवसाय करता है, जिसमें ऐसी ऐसी चीज़ें मिला दी जाती हैं जो आपके स्वास्थ्य के लिए डेंजरस हैं। तो एक किसान भी जिसके पास प्राकृतिक संसाधन होने के बावजूद वो दाल खरीदे, आटा खरीदे, तेल खरीदे, तो ये तो फिर अज्ञान है। तो खेती का ज्ञान क्या है कि हमें सॉइल की फर्टिलिटी बढ़ानी है, ह्यूमस बढ़ाना है, और फिर कौन सी फसलें बोनी, बस यही हमारा मैनेजमेंट है। हम यहीं पर चूक जाते हैं। मैं क्या फसलें बोऊं, क्या बोऊं? तो बाजार ने आपको बताया कि गन्ना लगाओ, सबसे ज़्यादा प्रॉफिट है, या धान की खेती करिए, श्योर क्रॉप है, 35-40 कुंटल तो हो ही जानी है। उर्द में पता नहीं क्या हो जाए, उधर रबी में पहुँचे तो बोले गेहूँ सबसे बेस्ट है, 34-35-40 कुंटल तो हो ही जाना है। आप रिस्क मत लीजिए, आप रिस्क मत लीजिए। तो रिस्क ना लेने के चक्कर में क्या हुआ कि पूरे देश का किसान कर्ज में डूब गया। जिनके घरों में सोने चांदी के भंडार थे 30 साल पहले कब बिक गए आपको पता नहीं है, याद करोगे तो याद भी नहीं आएगा क्यों बिका, कैसे बिका। बस आज इतना याद है कि मेरे ऊपर 3 लाख का कर्जा है और मैं खूब मेहनत करता हूँ, पैदावार बढ़ाने के लिए अथक प्रयास करता हूँ, और अगर मेरा प्रोडक्शन सही निकल गया तो बाजार में मारा जाता हूँ, और अथक प्रयास करने के बावजूद भी मेरी फसल खेत में पिट गई तो खेत में मारा जाता हूँ। किसान की नीयत में है कि वो पिटेगा ही पिटेगा, खेत पीट दे या बाजार पीट दे। गलत कह रहा हूँ, बोलो हैं? तो नेचुरल फार्मिंग एक विकल्प है, ना खेत में पिटेंगे ना बाजार में पिटेंगे, किसान का माथा ऊंचा होगा, किसान स्वाभिमान के साथ जी सकता है, और किसान को किसी के आगे कटोरा लेके भीख मांगने की जरूरत नहीं है। जिसको 1000 बार की गरज हो किसान के सामने कटोरा लेके जाए। आप अन्नदाता हैं, किसको अन्न चाहिए, लाइए कटोरा, हम डालते हैं। तो आपको क्या कहा गया कि आप किसान है तो अन्नदाता जो दुनिया को पालता है। लेकिन आज वो दुनिया, दूसरे पक्ष में खड़ी हुई दुनिया किसान को भीख देती है, और भीख देते समय कहती है अनाज दे दो, तुमको देख तुमको भीख दिया है, अनाज लाओ मंडी में। ठीक है ना? चलिए सिद्धांत समझा रहा हूं। हमें सॉइल की फर्टिलिटी को बढ़ाना है। फर्टिलिटी का मानक है ह्यूमस की मात्रा, हमारे खेत में ह्यूमस की मात्रा मिनिमम 1% होनी चाहिए। समझना, आज 0.3% है, और ह्यूमस की मात्रा नहीं है, ये सिर्फ कार्बन की मात्रा है 0.3%। ये जीवांश कार्बन की मात्रा नहीं है, जो मिट्टी की जांच की रिपोर्ट कार्ड में लिखा जाता है तुम्हारे खेत में इतना जीवांश कार्बन है, वो झूठ है। वो कार्बन की टेस्टिंग है, जीवांश की टेस्टिंग नहीं है।
ठीक है ना। तो ये हमको समझ होनी चाहिए। तो हमको ह्यूमस बढ़ाना है। तो ह्यूमस है क्या? व्हाट इज ह्यूमस? ह्यूमस में 4 घटक हैं। ह्यूमस एक वो पदार्थ है जिसमें समथिंग कार्बनिक पदार्थ है। क्योंकि कार्बनिक पदार्थ आपने डाला है तो अभी डिकम्पोज हो करके कार्बन नहीं बना, तो इसका हो ये भी है। और फिर जो कार्बनिक पदार्थ डाला तो उससे कुछ बन चुका, तो कार्बन भी है। और वहाँ पर धरती में रहने वाली असंख्य प्रकार के माइक्रोब्स हैं, असंख्य। ये ट्राइकोडर्मा, पीएसबी, एजेटोबैक्टर, ब्यूवेरिया, माइकोराइजा, नाइट्रोजन गोलक, पोटाश गोलक, ये तो गुड्डे गुड़िया का खेल है, चुटकुला है। 84 लाख धरती पर 84 लाख की माया में अभी तक साइंस ने, बोटॉनिकल सर्वे ऑफ इंडिया, जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने केवल 1,35,000 फ्लोरा फौना को आइडेंटिफाइड किया है। अभी 82,65,000 कहाँ हैं किसी को नहीं पता। तो धरती में लाखों प्रकार के माइक्रोब्स हैं, मैं नहीं जानता और कोई नहीं जानता और कोई जान भी नहीं सकता। लेकिन हाँ, यहाँ पर हमको उसको कंसीडर करना है कि यस, ये ज़मीन असंख्य प्रकार के लाभदायक जीवाणुओं से भरी पड़ी है। अगर वो लाभदायक जीवाणु हैं और मैंने कार्बनिक पदार्थ डालता हूँ, बस चद्दर तान के सो जाइए आप। खेती तो केवल जोत देना, बीज बो देना और घर चले आना। खेती तो प्रकृति करती है, खेती किसान कहाँ करता है? मैंने बोला आप एक प्रबंधक हैं, किसान इस जमीन का मैनेजर है। मैनेजर को क्या करना होता है? मैनेज करना होता है, मिस मैनेज नहीं करना होता है। आज का तो मैनेजर मिस मैनेजमेंट कर रहा है। एग्रीकल्चर का जो मैनेजमेंट है वो मैनेजमेंट नहीं, मिस मैनेजमेंट। एक ही शब्द है दुनिया में जिसके आगे लिखा है कृषि संस्कृति। दुनिया में कोई ऐसा सब्जेक्ट नहीं है जिसके आगे संस्कृति शब्द आता हो। एग्री, अंग्रेजी में एग्री विथ कल्चर। हमारी जो संस्कृति है उससे मैं एग्री करता हूँ और उसकी व्यवस्था के अनुरूप खेती करने का प्रण लेता हूँ। इसी का नाम प्राकृतिक खेती है, इसी का नाम जीवन है, इसी का नाम धर्म है, इसी का नाम पूजा है, इसी का नाम साधना है, इसी का नाम उपासना है और इसी का नाम यज्ञ है। इसलिए मैंने बोला अगर एग्रीकल्चर कहीं नहीं है, माइंड में किसी के कृषि संस्कृति नहीं है, जमीन नहीं है, भोजन नहीं है, वनस्पतियां नहीं है, जीव जंतु नहीं है, फिर दुनिया का कोई भी धर्म गुरु किसी भी मजहब का किसी भी कोने में बैठा हो जो धर्म की बांसुरी बजा रहा है वो अधर्मी है। उसको धर्म की ABCD भी नहीं पता है। धर्मो रक्षति रक्षिता। ये कृषि संस्कृति बचेगी तो इंसान बचेगा। कृषि संस्कृति में क्या है कि मैंने बोला कि संस्कृति क्या है? संस्कृति है पंच महाभूत, और पंच महाभूत के द्वारा बनाई गई व्यवस्था, यानी वनस्पतियां, अनेक प्रकार की वनस्पतियां और अनेक प्रकार के जीव जंतु, और इसके बाद फिर आती है मनुष्य। ये ज्ञानावतार का प्राणी है। इसको धरती रूपी बगिया का माली कहा गया है। अब कितना चीज़ है, संस्कृति है कितनी? संस्कृति में धरती, पानी, हवा, आकाश, अग्नि है, अनेक प्रकार की वनस्पतियां हैं, अनेक प्रकार के जीव जंतु हैं, और इन सब के बीच में मैं रहता हूँ। इसी को नाम खेती है कि मैं कैसे मैं अनेक प्रकार की वनस्पतियों का संवर्धन कर सकूं, अनेक प्रकार के जीव जंतुओं का संवर्धन कर सकूं, क्योंकि ये भगवान ने बनाए हैं। सारी वनस्पतियां किसने बनाई हैं? भगवान ने बनाई हैं, अल्लाह ने बनाई हैं, प्रकृति ने बनाई है, सनातन ने बनाई हैं, गॉड ने बनाई है। मैं तो सब धर्मों का नाम ले लिया। मैं नहीं कहता इसको ईश्वर ने बनाया है।
इसको अल्लाह मान लो, अल्लाह ने बनाया, इसको गॉड ने बनाया। अरे अल्लाह को या ईश्वर को या गॉड को कंसीडर तो करो यार। अल्लाह का, गॉड का, ईश्वर का नाम लेने से कोई थोड़ी वो खुश हो जाएगा। तो ये जो व्यवस्था है, पंच महाभूत प्लस वनस्पतियां प्लस जीव जंतु प्लस मनुष्य, इन सब का जो ज्ञान है, इन सब के बारे में डीप नॉलेज रखने वाला ब्राह्मण है। डीप नॉलेज रखने वाला ब्राह्मण है और इनकी सुरक्षा संरक्षा करने वाला क्षत्रिय है। ठीक है ना? तो खेती में क्या करना? कृषि संस्कृति, एग्रीकल्चर, मैं इस संस्कृति से पूर्ण रूप से सहमत हूं। आज से मैं वचन लेता हूं कि मैं इसको रत्ती भर क्षति नहीं पहुंचने दूंगा। लेकिन आधुनिक, अभी जो आप सुनते हैं एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी, अब आजकल कौन सा कर रहे हैं हम लोग? एग्रीकल्चर। ये क्या कहता है? टेक्नोलॉजी का नाम क्या है? टेक्नोलॉजी कहती है छल कपट पाखंड पूर्वक। टेक्नोलॉजी की मैं स्पष्ट परिभाषा दे रहा हूं और चैलेंज के साथ कह रहा हूं, दुनिया में कोई भी टेक्नोलॉजी को मानने वाला मेरी परिभाषा को काट के दिखा दे। टेक्नोलॉजी का मतलब है हाउ टू अर्न मनी। इंसान को मार के मिलेगी मनी, या जमीन को नष्ट करके मिलेगी मनी, या मानवता को नष्ट करके मिलेगी मनी, या किसी को लूट के मिलेगी मनी, या किसी को बेवकूफ़ बना के मिलेगी मनी। यानी दूध को सिंथेटिक बनाने का नाम है टेक्नोलॉजी। भोजन में जहर मिला के बेचने का नाम है टेक्नोलॉजी। फूड प्रोसेसिंग टेक्नोलॉजी। वैल्यू एडिशन कितना बड़ा झूठ है कि आम में जितना भी गुण है, आम फल एक बोल रहा हूं, जितना क्वालिटी उसकी, जितनी करेक्टर उस आम के ओरिजिनलिटी में है, उसका वैल्यू एडिशन करने में उसका वैल्यू डिलीशन होता है। क्योंकि आपको प्रिजर्व रखना है तो आपको प्रिजर्वेटिव मिलाना है, उसमें दूसरे पल्प मिलाने हैं, रियल जूस बनाना है। ये सब क्या? टेक्नोलॉजी का कमाल। तो दुनिया में मैं इस पर बोलूं कि टेक्नोलॉजी तो आपको लूट के बर्बाद करके समुद्र में डुबो के रहेगी। इसलिए टेक्नोलॉजी, हवाई जहाज बनाइए, टेक्नोलॉजी लगाइए। भौतिक संसाधन जितने भी हैं खूब टेक्नोलॉजी लगाइए, लेकिन भगवान की बनाई गई किसी भी व्यवस्था में टेक्नोलॉजी का कोई रोल नहीं है। टेक्नोलॉजी वाले पेड़ से, पौधों से, नदी से, नाले से, पहाड़ से, झरने से दूर रहें तो ज़्यादा अच्छा है। एग्रीकल्चर का क्या मतलब? एग्रीकल्चर में आप क्या कर रहे हैं? वनस्पतियों का और जीवों का संवर्धन कर रहे हैं। देखिए आप, एग्रीकल्चर का मतलब है नाना प्रकार की वनस्पतियों का और जीवों का संवर्धन, और ये पंचमहाभूत यानी जल का और जमीन का संरक्षण, कंजर्वेशन ऑफ सॉइल एंड वाटर और प्रोपोगेशन ऑफ वेजिटेशन एंड एनिमल। बस ठीक है ना? चलिए, तो मैं बोल रहा था हमें भूमि की उर्वरता बढ़ानी है, तो हमको जितना भी कार्बनिक पदार्थ है, क्या है ये? कार्बनिक पदार्थ मिलेगा खरपतवारों से, कार्बनिक पदार्थ मिलेगा फसल अवशेष से, कार्बनिक पदार्थ मिलेगा पशुओं के मलमूत्र से, कार्बनिक पदार्थ मिलेगा हरी खाद से। एक विचार मेरे दिमाग में रखा चाहिए, ज़मीन से अगर इतना लेके आए हैं तो इतना लौटाना भी है। बस गिव एंड टेक। माँ मुझको स्तनपान कराती है और मैं माँ को कुछ देता हूँ, मैं माँ से कुछ लेता हूँ, मैं माँ को कुछ देता हूँ। हमारा गिव एंड टेक का सिस्टम जितने दिन स्ट्रांग रहेगा, माँ कभी आपको निराश नहीं करेगी। दूसरा, कार्बन तो डाला, अब जो ये फसल है, ये फसलें क्या खाती हैं कोई बताएगा? तो फसलों का भोजन ये जीवांश है, ध्यान रखना। फसलों का भोजन 16 पोषक तत्व नहीं है, फसलों का भोजन जीवांश है। अब इसमें कितने पोषक तत्व हैं ये ईश्वर जानता है,
ये साइंटिस्ट के बस की बात। नेचुरल फार्मिंग का मतलब सनातन खेती, ऋषि खेती, प्रकृति आधारित खेती या पंच महाभूत की व्यवस्था जो बोलती है उस प्रकार की खेती। तो जीवांश चाहिए, जीवांश कैसे बनेगा? देखिए, ये कार्बनिक पदार्थ कहाँ से आया? वनस्पतियों से आया। वनस्पतियों का रेजिड्यू कार्बनिक पदार्थ है। कार्बनिक पदार्थ कुछ दिन तक नमी में रहा और कार्बन बन गया। कार्बन बन गया तो एक सेना और है। एक नेचर में, जैसे वेदों में लिखा है, जीवे जीवहार, जीव ही जीव का भोजन है। मैं अभी देखिए कितना मेरा और माँ से, ये जीवों का, जीव जंतुओं का और वनस्पतियों का, ये क्या है? ये माँ है और ये उसके औलाद है। वनस्पतियाँ क्या हैं? माता पार्वती, अन्नपूर्णा, महालक्ष्मी, माँ दुर्गा। जैसे मैं अक्सर कई बार बोल देता हूँ, जिसको वनस्पतियों में आदि शक्ति माँ दुर्गा, माता पार्वती, अन्नपूर्णा, महालक्ष्मी जो वनस्पतियों में नहीं देख पाता है, वो कैलेंडर में उसकी 1000 पीढ़ियाँ 7 जन्म ले ले, कैलेंडरों में उसको महालक्ष्मी माँ दुर्गा कभी नहीं मिलेगी। डायरेक्ट जब आपके सामने माँ दुर्गा खड़ी है, माता पार्वती खड़ी है, अन्नपूर्णा खड़ी है, उसको कंसीडर करने की बजाय हम पेड़ को माँ दुर्गा नहीं मानेंगे। हम पेड़ को काटेंगे, लुगदी बनाएंगे, कागज बनाएंगे, उसमें एक स्केच बनाएंगे, तब कहेंगे ये माँ दुर्गा। पेड़ में हमको नहीं दिखती। यदि इस दुनिया ने पेड़ों में माँ दुर्गा देखी होती तो दुनिया का ये हाल ना होता। यह दुनिया ने इस धरती में भगवान भोलेनाथ का दर्शन किया होता तो दुनिया में हाहाकार न होता। यदि दुनिया ने नदी में, वर्षा में, समुद्र में विष्णु देखा होता तो दुनिया में हाहाकार न होता, दुनिया में अधर्म का वातावरण ना होता। तो धर्म के नाम पर भी धंधा जब करने लगेगी दुनिया, तो यही होगा जो हो रहा है। लोग घुट घुट करके मरेंगे, आत्महत्या करेंगे, डिप्रेशन में जिएंगे, एक दूसरे का मर्डर करेंगे। क्यों? क्योंकि धर्म बताने वाला तो कोई है नहीं। धर्म के नाम पर धंधा करने वाले तो करोड़ों लोग हैं, और एग्रीकल्चर के नाम पर धंधा करने वाले कितने लाखों एग्रीप्रेन्योर्स हैं इस देश में। लेकिन किसान को कृषि की सच्चाई बताने वाला कोई नहीं, क्योंकि वो जानते हैं कि जिस दिन देश का किसान कृषि की सच्चाई समझ जाएगा, हमको अपनी अपनी दुकानों में ताले लगाने पड़ेंगे। तो करना क्या मित्र? मैंने बोला हमको ह्यूमस बढ़ाना है। कैसे बढ़ेगा ह्यूमस? तय कर लीजिए, हमको ह्यूमस बढ़ाना है। क्या? और ह्यूमस का मतलब है कार्बनिक पदार्थ, कार्बन, सूक्ष्म जीवाणु और सूक्ष्म जीवाणुओं के मरे हुए अंश, जीवांश। जीवांश ही फसलों का भोजन है। बस समझ गए ना? क्या अब जैसे कई लोग सोचते हैं कि साहब कैसे बढ़ाएं ह्यूमस। एक प्रश्न आता है, कैसे बढ़ाएं ह्यूमस? कहाँ से लाएं गोबर? कहाँ से लाएं वर्मी कंपोस्ट? कहीं से नहीं लाना। सकल पदार्थ है जगमाही और कर्महीन नर पावत। सब कुछ आपकी नजरों के सामने। कस्तूरी कुंडल बसे मृग ढूंढे बनमाई। हमारी खुशियों का खजाना, खास करके किसान की खुशियों का खजाना गांव में, गांव के खलिहान में, गांव के जलाशय में और आपके खेत में मौजूद है। लेकिन मैं अपनी खुशियां लेने, खरीदने, झोला लेके, जेब में पैसे डाल के और अपने आस पड़ोस की बाज़ारों में जा कर के खुशियां तलाशता हूँ। लोगों से पूछता हूँ कि साहब कुछ अच्छा मार्ग बताओ, मैं जी सकूं, मैं कर्ज से मुक्त हो सकूं, मैं भी उन्नत किसान कहलाऊं। तो जहाँ भी जिस जादू टोने के बाद, जाने कितने जादू टोने वाले, अरे अरे अभी इधर
बैंक वाले ने कहा लोन ले लो, ट्रैक्टर खरीद लो, जमीन गिरवी रख दो। ड्रोन वाले ने कहा AI आया है, ये रोबोट खरीद लो, 1 लाख का, ये बता देगा तुमको कि खेत में पानी कब लगाएं, आप उन्नत किसान बन जाओगे। एक कंसोर्सिया ले लो, ये फर्टिलाइजर ले लो, ये मिट्टी की जांच करा लो, ये अच्छा बीज ले लो, ये हाइब्रिड ले लो, गेहूं छोड़ दो, शिमला मिर्च लगा दो, शिमला मिर्च छोड़ दो, अमरूद लगा लो, अमरूद छोड़ दो, पपीता लगा दो, पपीता सब छोड़ो, चंदन का पेड़ लगाओ, करोड़पति बन जाओ। ऐसे ऐसे चीज़ें बता बता के अब बेचारा किसान जो कर्ज में डूबा वो सोचता है कि बाप रे बाप कितना खूबसूरत आइडिया है, हमारे बाबा परबाबा सब कर्ज में मर गए, अब ये कितना सज्जन किसान मिल रहा है, हमको कर्ज की बात ही नहीं कर रहा, करोड़पति बनाने की बात कर रहा है। सुनना मित्र, मेरी कम से कम 1300 वीडियो पड़ी होंगी, मैं किसी भी वीडियो में किसान को एक भी वीडियो ढूंढ के लाइए जिसमें मैंने कहा होगा अब देश का किसान बनेगा करोड़पति। क्यों झूठ क्यों बोलूं? खेती, कृषि संस्कृति है, कोई धंधा नहीं है, ध्यान रखना। कृषि एक संस्कृति है, सर्वे भवन्तु सुखना सर्वे सन्तु निरामया। ये कोई कोठा नहीं है, खेती कोई कोठा नहीं है, लेकिन आज तो लोगों ने खेती को धंधा बना के रखा है। कितने लोग जमीन को किराए पर लेते हैं, किराए पर, धरती माँ की कोख किराए पर। अभी 20 साल पहले तो माताओं की कोख किराए पर ली जाती थी, जिसके बच्चे नहीं होते थे, किसी ने अपनी कोख 5 लाख रुपए पे किराए पे दे दी कि तेरा बच्चा पैदा करके दे दूंगी। अब तो आध्यात्मिक धरती माँ की कोख भी किराए पर है और दुनिया का हर धर्म गुरु भांग खा के सो रहा है। जिसको धरती की कोख की उर्वरता का संरक्षण करना था, जिसको नदी नालों का संरक्षण करना था, जिसको जंगलों का संरक्षण करना था, जिसको मनुष्यता को जीवंत बनाए रखना था, वो क्या, वो भी साहब धंधे में मस्त है। दुनिया को धंधा चाहिए। और मैंने कल क्या बोला था, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। धर्म बिल्कुल डिलीट हो चुका है। मुझे तो आपको अगर कहीं धर्म नजर आता तो आप बता सकते हो कि साहब मैंने धर्म देखा है, वहां पर धर्म देखा है। मैं सबको बोलता हूं कि भाई मैंने धर्म नहीं देखा, अगर किसी ने धर्म देखा हो तो अब हमको आके बताए कि वहां पर धर्म है। धर्म कहीं नहीं है, धर्म के नाम पर धंधे हैं। खेती नहीं है, खेती के नाम पर धंधे हैं। स्वास्थ्य नहीं है, स्वास्थ्य के नाम पर धंधे हैं। इसलिए मैं इंसान को जागरूक करना चाहता हूं, देश के 140 करोड़ लोग जागें, अपनी थाली को पहचानें, 14 करोड़ किसान जागें और अपनी धरती माता को जानें, पहचानें। और धरती माता को एक बार तहे दिल से माँ मान लिया जिसने, वास्तव में हो यही मेरी माँ है, यही मेरी पालनहार है। अब अगर कोई तुमको बचा सकता है तो धरती माँ ही बचा सकती है। लेकिन कब? जब धरती माता के सामने गुहार लगाओगे, हे माँ मैं बहुत भटका, अब मैं तेरी शरण में आया हूँ, तू मुझे बचा ले, तो माँ कहेगी बेटा तू मेरे आंचल से लिपट जा, मैं तुझे बचा लूँ। तू बाजार जाना छोड़ दे, मैं तुझे बचा लूँगी। तू लोगों के बहकावे में मत पड़, मैं तुझे बचा लूँगी। तू मेरे पास तो आ, तू मुझे जान। तो नेचुरल फार्मिंग कोई रसगुल्ला है क्या जो पैसे से खरीद के खिलाया जा रहा है? नेचुरल फार्मिंग के नाम पर बजट, इतने रुपए से हो जाएगी नेचुरल फार्मिंग। हमने तो देश में कहीं देखी नहीं नेचुरल फार्मिंग, क्योंकि नेचुरल फार्मिंग की जब तक समझ नहीं डेवलप होती, समझाने वालों को
और समझने वालों को। अभी तो नेचुरल फार्मिंग को जो समझा रहे हैं उनको ही नहीं पता व्हाट इज नेचुरल फार्मिंग, व्हाट इज नेचर। तो क्या सिखाएंगे? पैसा मिला है, मानदेय मिलता है कि जैसे हमको किसी ने कहा 1500 रुपये लो और नेचुरल फार्मिंग पर बोलो, अब मुझे आता जाता कुछ नहीं, तो मैं भी जाऊंगा। किसान भाइयों, नेचुरल फार्मिंग बहुत ज़रूरी है, केमिकल फार्मिंग बहुत घाटे में है, केमिकल फार्मिंग से ये नुकसान है, आपको नेचुरल फार्मिंग करना चाहिए। किसी किसान ने बोले क्या करना चाहिए? हींग डाल दो। जो मैंने सुना था मट्ठा डाल दो, अरे गौमूत्र का स्प्रे कर दो। मैंने बोला नेचुरल फार्मिंग शुरू होती है सॉइल से, सॉइल फर्टिलिटी, भूमि उर्वरता। उर्वरता का मतलब क्या है? देखना, सॉइल के कैरेक्टर, जैविक गुण, मिट्टी के जैविक गुणों में बढ़ोतरी करना प्राकृतिक खेती है। जैविक गुणों में बढ़ोतरी का मतलब है जंगल की मिट्टी से बना हुआ जीवामृत लॉन्च करना। और जीवाणु क्यों मरे, उन चीज़ों को जरा ध्यान में रखना। चूँकि जीवामृत डाल भी दिया और जीवाणुओं के मरने का जो प्रोसीजर था वो जिंदा है, तो डाल के भी क्या करोगे? हमारे खेत में जीवाणु इसलिए मरे क्योंकि मैंने फला खतरनाक इंसेक्टिसाइड ज़मीन में निमेटोड्स के लिए, दीमक के लिए, इस व्हाइट ग्रब के लिए डाले, इसलिए मरे। अब आपको समझ में आई तो आप जीवामृत बनाएंगे, डालेंगे, लेकिन उसके बाद फिर किसी ने डरा दिया तो फिर आपने वही इंसेक्टिसाइड डाल दिया, तो वो डालना ना डालना बेकार। इसलिए पहला काम करना है सॉइल के जैविक गुणों को बढ़ाना। दूसरा क्या है? सॉइल के भौतिक गुणों को बढ़ाना। अब आज की तारीख में ट्रैक्टर चल रहा है। अब ट्रैक्टर चल रहा है तो चल रहा है, ट्रैक्टर को कौन रोके? वैसे तो बैल से खेती होनी चाहिए। अब जैसे विनोद कुमार चान कहते, देश के किसानों ट्रैक्टर को फेंक दो, बैल से खेती शुरू करो, तो अभी हम ही को लोग गरियाने लगेंगे कि साला दुनिया चंद्रमा की ओर जा रही है, कहाँ से पैदा हो गया है? तो मैं कह रहा हूँ कर ट्रैक्टर से, लेकिन लाइट वेटेड ट्रैक्टर, पावर टिलर, मिनी ट्रैक्टर। आज तो होड़ लगी, पंजाब में सबसे ज़्यादा होड़ लगी है कि पहले वो 3 टन का आता था, बड़े पहिए वाला, एक स्टेटस सिंबल है किसान का, 4x4। वो साला 4-4.5 टन का है। अरे 4.5 टन का ट्रैक्टर क्या सॉइल की फिजिकल प्रॉपर्टीज को अच्छा बनाएगा कि खराब? 4.5 टन का ट्रैक्टर, 4.5 टन का रोलर जो सड़क बनाता है। सड़क पर रोलर क्यों चलाते हैं? ताकि सॉइल कॉम्पैक्ट हो जाए, फिर सड़क ना धंसे। यही काम हम खेत में कर रहे हैं कि 4.5 टन का ट्रैक्टर 1 साल में 10 बार दौड़ाते, खेत कॉम्पैक्ट हो जाए, उसका कैपिलरी सिस्टम टूट जाए, वर्षा का पानी नीचे ना जाए, और ताकि फिर बोरिंग का सामान बिके। मैं बोलता हूं किसान को ऐसा चक्रव्यूह में फंसाया है कि अब निकल नहीं सकता। बहुत बहादुर होगा जो खेती के सत्य को जानेगा, वही निकल पाएगा। तो पावर टिलर रखिए, बैल नहीं चलाना, मत चलाइए, पावर टिलर, हाथ हैंडल पकड़ के खुर्र 100-1.5 लाख का आ जाता है, हैं? तो सॉइल की भौतिक गुणों को बढ़ाना। जिस सॉइल के जैविक गुण, भौतिक गुण रिच होंगे और फिर वहां कार्बन होगा, बस खेती हो गई, खेती हो गई। चूंकि सुन लेना, एक जो रिच सॉइल होती है, जो फर्टाइल सॉइल होती है, जैसे जंगल की बात करता हूं, जंगल की सॉइल एकदम फर्टाइल है। जितनी मैं कह रहा हूं 1% ह्यूमस, वहां 2%, 3% ह्यूमस। यदि सॉइल की
सॉइल में ह्यूमस की मात्रा 1% से अबव है तो सुनना क्या क्या होगा। हमको 4 जुताइयों की ज़रूरत ही नहीं। अब मिट्टी इतनी पल्वराइज है कि अगर आप लोहे का हल नहीं है तो आप लकड़ी से ऐसे एक लोहे की डंडी से ऐसे से करते जाइए और पीछे से कोई एक बीज डालता जाए। नहीं है ट्रैक्टर, नहीं है हल बैल, 5-6 दिन मेहनत करेंगे तो 4 एकड़ की बुआई कर ही लेंगे। क्योंकि सॉइल की प्रॉपर्टी जितनी रिच है कि आपको जुताई की ज़रूरत ही नहीं है। सॉइल में पानी का इतना मामला अच्छा हो गया है, कार्बन पानी को होल्ड करता है। आपको पलेवा की सिंचाई की ज़रूरत ही नहीं है। मिट्टी में इतना जीवांश है कि किसी फर्टिलाइजर की ज़रूरत ही नहीं है। और मिट्टी में इतने पॉजिटिव माइक्रोब्स हैं कि फसल में भूमिजनित बीमारी फैलाने वाला कोई भी नेगेटिव पैथोजन की औकात ही नहीं है कि फसल में बीमारी फैला दे। और ऐसी खेती में जीरो टेक मतलब केवल सीड लगेगा, श्रम लगेगा। जैसे जीरो बजट है ना, जीरो बजट के नियर अबाउट केवल श्रम लगा और बीज लगा और फसल काट लाइए। ये जो फसल काटेंगे इसकी टेस्ट वैल्यू क्या ज़बरदस्त होगी, इसकी पौष्टिकता कि किसी इंसान को बीमार ही नहीं होने देगी। मैं बोलता हूँ कि अगर हमारे किसी भी हमारे देश की जैसे 14 करोड़ ज़मीनें हैं, 14 करोड़ हेक्टेयर। कितनी ज़मीन है? 14 करोड़ हेक्टेयर ज़मीन, 14 करोड़। अगर इसमें जीवांश कार्बन 1% से अधिक हो जाए और 5-6 साल से ज़्यादा लगेगा नहीं। अगर देश में देश की नीतियां, देश के कृषि वैज्ञानिक इस सत्य को स्वीकार कर लें, इंडस्ट्री को प्रमोट करने वाला नज़रिया त्याग दें, हमारा समर्पण, हमारा वेलफेयर हमारी धरती माँ और हमारे किसान के साथ है। मैं सोचूंगा तो धरती के बारे में, सोचूंगा तो किसान के बारे में, मैं इंडस्ट्री के बारे में नहीं सोचता तो सारी दुनिया सुखपूर्वक जी सकती है। किसी को बीमारी नहीं होगी, किसी की आंख में आंसू नहीं होगी। कोई भी किसान देश का कर्ज में डूब करके आत्महत्या नहीं करेगा। किसी भी किसान के पास 1 लाख रुपए का कर्ज नहीं होगा। किसान फिर से स्वावलंबी होगा और ये देश फिर से सोने की चिड़िया बनेगा। कब? जब हमारे देश की 14 करोड़ हेक्टेयर धरती माँ में ह्यूमस की मात्रा 1% से अधिक होगी। काम कठिन नहीं है, काम बिल्कुल सरल है। और ये होने में हमको ये खेत है, खेत की मेड़बंदी यानी वर्षा का पानी जहाँ से निकल के बहता है, मिट्टी को काटता है, वो मेड़ अवश्य बनानी होगी। और खेत की मेड़ों पर वृक्षारोपण, प्राकृतिक खेती के सूत्र बता रहा हूं कि अगर कोई किसान देश में कहता है मैं मेड़ नहीं बनाऊंगा लेकिन नेचुरल फार्मिंग करूंगा, तो मैं कहता हूं कि आपकी ये समझ कमज़ोर है। तुम लौट जाओ वापस केमिकल फार्मिंग करना। आप नेचुरल फार्मिंग कभी कर ही नहीं पाओगे। रेन वाटर से होगी नेचुरल फार्मिंग, ध्यान रखना। ये हैवी टीडीएस जो 1800-2700 टीडीएस के पानी से नेचुरल फार्मिंग नहीं हो सकती। पहले सुन लीजिए, मैं पूरा बताऊं। यानी मेड़बंदी करनी है, मेड़ों पर वृक्ष लगाने हैं और जो खेत से लिया बेचने वाली चीज बाजार में बेचिए, शेष जमीन को वापस करनी है। मानव फसलों का अवशेष जमीन को लौटाना है। और किसी भी खरपतवार को, किसी भी जीव जंतु को, कीट पतंगे को हम नहीं मारेंगे, क्योंकि ये कृषि संस्कृति का भाग नहीं है। संस्कृति कहती है
कि जीने दो और जियो, धरती पर सबको जीने का अधिकार है। उसी व्यवस्था में मैं एक मैनेजमेंट करते हुए, आपस में परस्परता में एक तारतम्य बनाते हुए इंसान स्वयं जिए और दूसरों को जीने दे, यही परमात्मा का निर्देश है। परमात्मा का निर्देश का पालन करना ही नेचुरल फार्मिंग है। नमस्कार।